भाजपा को सोचना चाहिए, आपका ये कहना है? क्योंकि आपने भाजपा भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, अब लगता है कि आरएलपी के ये गुण आपको पसंद आ गए। निश्चित रूप से शिष्टाचार मीटिंग में आपको ऑफर भी दे दिया? कोई भी दे क्या सकता कहा है आपको? ना। कहा कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए आरएलपी की टीम। भाजपा ने क्या सिग्नल नहीं दिया आपको वापस एंट्री को लेकर, या कोई लोग आपको एंट्री दिलाना नहीं चाहते? भाजपा का वोट बैंक बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं है? रिबेल के रूप में तो काम नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं मिल पाया? क्या रोका गया मैडम आपको? अब इसका जवाब तो बीजेपी दे सकती है। कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं तो मेरी तो समझ से बाहर है। लगातार 15 साल से बीजेपी यहाँ हार रही है, सिर्फ बीजेपी के अपने ही कर्मों की वजह से हार रही है। ये जो प्रत्याशी अपने आप को कह रहे हैं, प्रत्याशी मान रहे हैं, उनको ये तक पता नहीं है कि किस बूथ पर बीजेपी कितनी बची है। इसमें इस बार के चुनावों को दिलचस्प बनाने में आपकी भी भूमिका रह सकती है। जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है, राजनीति में ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे राजनीति में रुचि रखने वाले, दिलचस्पी रखने वाले उसके कई अलग अलग तरीके से कयास निकाल रहे हैं। बीते दिनों आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के दौरे पर थे। उस दौरान एक नेत्री जो यहाँ पर काफ़ी चर्चित रही हैं पहले भी, और इस बार भी उन्होंने वापस चुनावी मैदान में उतरने को लेकर जो पहले बातें कही, इस वजह से भी चर्चाओं में वापस आई हैं। मृदु रेखा चौधरी हमारे साथ हैं। वो हनुमान बेनीवाल से मुलाकात करने पहुंची थी, तो वजह जानते हैं कि पहले भाजपा फिर कांग्रेस, अब क्या आरएलपी की दामन थामने की राह पर है? मैडम, क्या ये समझा जाए कि इस चुनाव विवर्ष में एक और नए सिंबल के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा तो अभी कोई मैंने डिसाइड नहीं किया है। हाँ, मैं मिलने ज़रूर गई थी हनुमान जी से और उनसे मिली भी थी। बहुत सारी बातें भी हुई राजनीति को लेकर के। राजनीति में कोई भी मुलाकात जो है वो बिना वजह नहीं होती, उसके मायने होते हैं कोई न कोई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये मायने चुनाव जो है उसको लेकर हैं? क्या एक नए सिरे से नई राजनीतिक पारी खेलने की कोशिश में है मृदु रेखा चौधरी? हो सकता है हो भी, लेकिन अभी ऐसा तय कुछ नहीं है किसी भी विषय को लेकर के। हाँ, इतना ज़रूर है कि हनुमान जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। हम लोगों ने बीजेपी की राजनीति भी साथ की, यूनिवर्सिटी में भी हम लोग, जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय मैं भी वहीं पे थी। और आरक्षण के मुद्दे पर जब जाट आरक्षण का काम था, तब हम लोगों ने बहुत साथ में काम किया। बीजेपी की राजनीति युवा या राजनीति के समय भी जब वो यूथ थे हमारे, उस समय भी हम लोगों ने साथ में बहुत सारा काम किया। तो पुराने साथी हैं, इसलिए मिलने चली गई उनसे बातें क्या साथी ने हाथ बढ़ाया कि आ जाओ मिलकर राजस्थान की सत्ता की रणनीति तैयार करते हैं? अरे वो तो कहेंगे ही ना, वो क्यों नहीं कहेंगे। वो तो चाहेंगे कि भाई कोई उनका साथी उनके साथ आए तो वो मजबूत हो, उनका हाथ मजबूत हो। वो बहुत सारी बातें उन्होंने करी भी, ऑफ़र भी दिया, लेकिन अभी ऐसा मैंने कुछ भी तय तो नहीं किया है। ये तो आने वाले भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो केवल एक मुलाकात थी। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं और भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। किसान आंदोलन की बात करें, उसके बाद जब अग्निवीर की बात करें तो उन्होंने खुलकर मोदी सरकार की भी भर्त्सना खूब की, सड़कों पर खूब आंदोलन हुए। सहयोगी पार्टी के रूप में एनडीए में थे, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या आपने थोड़े दिन पहले कहा था कि भाजपा में वापस आप जा सकते हैं, तो भाजपा ने क्या सिग्नल नहीं दिया आपको वापस एंट्री को लेकर, या कोई लोग आपको एंट्री दिलाना नहीं चाहते, कोशिश में है कि बैरिकेड के रूप में मृदु रेखा चौधरी का जो ये रास्ता है इसको रोका जाए? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं समझती, लेकिन ये भाजपा का विषय है। अगर भाजपा को लगता है कि भाई मेरा आने से उनको फ़ायदा है, तो ये वो तय करे, ये मेरा विषय नहीं है। और मैं तो पहले से भी भाजपा के साथ ही थी, मेरे संस्कार भाजपा के हैं और भाजपा के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन रही आप हनुमान बेनीवाल जी की बात करते हो, हनुमान बेनीवाल एक किसानों का पुत्र है, किसानों का बेटा है, और वो किसानों की बात करते हैं। वो ना कोई बीजेपी के खिलाफ है, ना कांग्रेस के खिलाफ है। मेरी भी उनसे जब ये बात हुई, और जिस तरह से इनकी कार्यशैली है, वो टोटली एक किसान की निष्पक्ष बात करने वाला पॉलिटिशियन है। और इसलिए उनके विचारों को अपन ये तोल के नहीं देखें कि वो कांग्रेस के खिलाफ हैं कि बीजेपी के खिलाफ है। वो जो बात सच्चा आदमी है, जो मन में आते हैं वो बोल देते हैं। ये गुण अभी अभी कैसे पता चला कि किसानों की बात करते हैं? क्योंकि आपने भाजपा भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, अब लगता है कि आरएलपी के ये गुण आपको पसंद आ गए कि अब चलो भाई बीजेपी और कांग्रेस, चलो कांग्रेस बात नहीं करती किसानों की, भाजपा नहीं करती, तो आरएलपी कर रही है, आरएलपी का हाथ थाम लेते हैं।
नहीं, इस विषय पे अपनी बात भी तो कभी नहीं हुई ना। आपसे मेरी इस विषय पे कहीं मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं भी एक उसी तरह का मेरा हमेशा ही विचार रहा है कि सच बात को कहने में, चाहे किसी पार्टी में रहो या पार्टी के बाहर रहो, मैं बीजेपी में भी नहीं कभी सक पकाई और ना कांग्रेस में भी मैं सच बात कहने में चूकती नहीं हूँ, चाहे भले कांग्रेस के नेताओं को बुरा लगा हो या बीजेपी को लगा हो। जो सच है वो सच कहने में मैं कभी घबराती नहीं हूँ। वही चीज़ मैंने उसमें हनुमान में भी देखी है। कोई बात है जो सच है, क्योंकि मेरे सामने जितनी भी जगह उन्होंने 2-4 जगह टेलीफोन करके भी लोगों को कहा, तो यही कहा कि अगर सही है तो करना, नहीं तो मत करना। ये बहुत बड़ी योग्यता होती है किसी व्यक्ति के अंदर। क्या हनुमान बेनीवाल में भविष्य की क्या संभावनाएं देखते हैं आप? इतना बड़ा अनुभव है 2 दशक का राजनीति का आपका, आप उनके साथ, जैसा आपने कहा कि जयपुर में भी यूथ पॉलिटिक्स जब उन्होंने की कैंपस के अंदर, तब भी आप उनके साथ रही, आपको क्या संभावनाएं लगती है आरएलपी में और हनुमान बेनीवाल में? नहीं, मैं विशेषकर कोई हनुमान बेनीवाल की संभावनाओं को यहाँ तलाशने की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं तो केवल अपनी मुलाकात बता रही हूँ। वो मेरी एक शिष्टाचार मुलाकात थी, और जो उनके अंदर कोई गुण है, जब भी तो उन्होंने राजस्थान के अंदर अपना इतना बड़ा आधार बनाया है कि आज बड़े बड़े नेता आते हैं तो 1000-1500 लोग इकट्ठे होते हैं, और उनकी एक मीटिंग में 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस तुलना को तो आप भी कर सकते हो ना। बाड़मेर में काफ़ी प्रभाव है हनुमान बेनीवाल का, तो इसको भी आपने बड़ा नोट किया होगा कि कई विधानसभा सीटें हैं जिसको आप प्रभावित कर सकती है अगर आरएलपी ज्वाइन करती है, और आरएलपी अगर आपको बाड़मेर का प्रभार देती है तो गुड़ामालानी, बायतू जैसे इलाके हैं, बाड़मेर जैसे इलाके हैं, इनको काफ़ी प्रभावित कर सकती है। नुकसान इससे भाजपा को ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जिस वोट बैंक, किसान वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, ज़्यादातर झुकाव उसका भाजपा के प्रति है। तो क्या भाजपा का वोट बैंक बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं है? रिबेल के रूप में तो काम नहीं कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा मेरा कोई काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ये देखा जरूर है कि आरएलपी जहाँ भी मतलब अपने कैंडिडेट उतार रही है, वहाँ बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है। लेकिन बीजेपी को पता नहीं, ये समीकरण अभी क्यों समझ में नहीं आ रहा है। पूरे राजस्थान में आरएलपी डायरेक्ट बीजेपी का नुकसान कर रही है हर जगह। तो मैडम, ये फोटो जो एक बम फोड़ा गया है, इसका असर पार्टी के कानों तक पड़े की कोशिश ये भी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी तो एक शिष्टाचार मीटिंग थी, और निश्चित रूप से शिष्टाचार मीटिंग में आपको ऑफर भी दे दिया? कोई भी दे सकता है ना। ऑफर देने में किसी को क्या 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 कहा आपको? कहा कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए आरएलपी की टिकट से? ये देखो, हमारा अपना पर्सनल मैटर है। हर मैटर को मैं आपको डिस्क्लोज क्यों करूंगी? नहीं, अपने मतदाताओं के लिए कम से कम वो अपना माइंड सेट तो करेगी। हमारी नेता जो है वो क्या आरएलपी मेरे के? मतदाताओं का माइंड सेट है, वो कभी भी इधर से उधर नहीं होगा। जिस दिन मैं उनको इशारा करूंगी, वो अपना माइंड सेट कर लेंगे। आरएलपी ज्वाइन करते हैं तो यही वोट बैंक आपका जो भाजपा कांग्रेस में आपके साथ साथ चलता रहा, वो आरएलपी में भी आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब आरएलपी ज्वाइन करने की संभावना तो है? अभी तक कोई तय नहीं है मेरा, लेकिन मैं तो इतना रिक्वेस्ट जरूर कर रही हूँ कि किसी भी कार्यकर्ता की अवहेलना करना ठीक नहीं है। इस मुलाकात के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता से आपकी बात हुई, या उन्होंने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की? होती रहती है मुलाकात, और बात तो चल ही रही है, लेकिन कोई मतलब अच्छा परिणाम निकला हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। आपको क्या लगता है, आरएलपी आपको अगर टिकट देती है, या ये संभावनाएं बनती है कि आप आरएलपी का दामन थामती हैं, टिकट देती है आपको, तो क्या बाड़मेर विधानसभा में जो लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है, इस बार वो समीकरण पूरा बदल जाएगा, या वो जो प्रथा चल रही है लगातार 3 बार से, वो टूट जाएगी? बाकी तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ दुर्ग सिंह जी, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बहुत अलग तरह की बन रही हैं। शायद बड़े नेताओं को समझ में नहीं आ रही। एक बहुत बड़ा यूथ विंग तैयार हो चुका है, जनरेशन सारी नई आ चुकी है। अंदर ही अंदर लोगों के अंदर एक अंदर ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति है, और लोग पूरी तरह से परेशान हैं। अब लोग क्या निर्णय लेंगे क्या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बदलाव जरूर होगा। लेकिन टू बी फ्रैंक मैम, एक बात कहिएगा, बहुत चर्चाएं थी, मीडिया में भी थी, आम जनता जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनके मुंह पे भी थी, कि सीपी जोशी साहब का जब बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष का बाड़मेर में प्रोग्राम था, तब ये बताया जा रहा था कि मृदु रेखा चौधरी भाजपा ज्वाइन कर सकती है, और लगभग 100% लोगों ने संभावना व्यक्त की थी। क्या ऐसी कोई बात चल रही थी? ऐसा माहौल बना था? और अगर बना था तो क्या वजह रही कि मृदु रेखा चौधरी जो भाजपा की एक तरीके से प्रतीक्षा में थी कि कभी ऐसा मंच मिले जहाँ पे ज्वाइन करे, तो वो मंच क्यों नहीं मिल पाया? क्या रोका गया मैडम आपको? अब इसका जवाब तो बीजेपी दे सकती है, मैं तो नहीं दे सकती। लेकिन क्या ज्वाइन करने का था? हाँ, ऐसी कुछ मेरे पास में बीजेपी की तरफ से संकेत तो था, लेकिन उसका कोई परिणाम निकला नहीं। मैडम, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बात शुरू होती है वापस एंट्री को लेकर, घर वापसी को लेकर, तो
कई बैरिकेड्स या ये कह सकते हैं कि आपको भाजपा में वापस शामिल नहीं किया जाए, इसको लेकर कुछ पार्टी के अंदर ताकतें जो काम कर रही है, ऐसी आपको भी अंदेशा है? हाँ, लगता है निश्चित रूप से कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि मैं बीजेपी में वापसी करूं, जबकि मैं तो शुरू से ही मेरे संस्कार, मेरे जो कहते हैं खून में बीजेपी है, और चाहती थी मैं कि बीजेपी में आऊं, और आज भी चाहती हूँ। तो इसका नुकसान कहीं ये बता तो नहीं रहे पहले से ही कि भाई अगर आप इस तरीके से और करोगे तो ये जो आरएलपी है ये पार्टी की काफ़ी नुकसान करने की स्थिति में आ जाएगी? अब मैं तो ये इनको नहीं बता रही हूँ, लेकिन पब्लिक बता देगी आने वाले टाइम में, मैं तो क्या कह सकती हूँ। भाजपा को सोचना चाहिए, आपका ये कहना है? नहीं। मैं तो अब कुछ नहीं कह सकती, मैं तो बता रही हूँ कि परिस्थितियाँ वो नहीं है जो दिखाई दे रही हैं। मैडम, जिलाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, यहाँ पे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी हैं, यहाँ पे कई ऐसे नेता हैं जो लंबे समय तक आपके साथ उन्होंने काम किया है। पटरी बैठ क्यों नहीं रही है? वजह क्या है? क्या लगता है कि पार्टी में आपके लिए वो दरवाजे जो खुले इतने ज़बरदस्त तरीके से थे कि आपने उनकी टिकट पे चुनाव लड़ लिया, आज वापस एंट्री में इतनी दिक्कत क्यों आ रही? वजह क्या है? अब पता नहीं, या तो इन लोगों को चुनाव लड़ना नहीं आता, या इन लोगों को ये मालूम नहीं है कि चुनाव सर पर है, और किसी कार्यकर्ता को, चाहे लोग तो 5-5 वोटों वाले कार्यकर्ता को भी ज्वाइन कराते हैं, किसी के पास में 100 वोट होते हैं उनको भी ज्वाइन कराते हैं। ये कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। लगातार 15 साल से बीजेपी यहाँ हार रही है, सिर्फ बीजेपी के अपने ही कर्मों की वजह से हार रही है। बीजेपी को बीजेपी हरा रही है, कोई बाहर का हराने नहीं आ रहा है। यहीं के कार्यकर्ता, मैंने पहला चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने हराया, दूसरा चुनाव लड़ा तो आपस में हराया। बीजेपी को बीजेपी हरा रही है, और उसका फायदा लगातार कांग्रेस को मिल रहा है, और ये देख रहे हैं। हर बार बीजेपी प्रयोग करती है बाड़मेर की सीट पर। अब की बार स्थिति भी और भी खराब दिख रही है मेरे को, कि यहाँ तो जो कार्यकर्ता गए, रोज बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। संगठन तमाशा देख रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। इनको सूचना तक पहुंचा दी गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को भी। आराम से देख रहे हैं और सपने ले रहे हैं कि बीजेपी की सीट निकाल देंगे। कैसे पॉसिबल है दुर्ग सिंह जी? आज जो कार्यकर्ता थे, जिन बूथों पर बीजेपी 90% 80% थी, आज 10% और 15% रही है। लेकिन ये जो प्रत्याशी अपने आप को कह रहे हैं, प्रत्याशी मान रहे हैं, उनको ये तक पता नहीं है कि किस बूथ पर बीजेपी कितनी बची है। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है कि 23 के विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव, अगर ये स्थिति रहती है तो आप क्या मानते हैं कि आपकी जो प्रिय पार्टी है, जिसके आप कह रहे संस्कार मेरे खून में है, उसकी क्या स्थिति बाड़मेर में रहने वाली है? अगर यही स्थिति रही तो बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत ही मुश्किल। और इसमें इस बार के चुनावों को दिलचस्प बनाने में आपकी भी भूमिका रह सकती है? अब ये तो ऊपर वाला जाने क्या होगा, पर मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये कैसा चुनाव लड़ने जा रही है इस बार पार्टी, समझ में नहीं आ रहा है। आप तो समझ चुके हो ना कि मुझे क्या करना है? हाँ, मैं समझ चुकी हूँ, निश्चित रूप से। दिलचस्प जरूर। मैं क्या समझ चुकी हूँ, जनता समझ चुकी है। मैं तो क्या कौन होती हूँ समझने वाली, लेकिन जो जनता का मूड है ना, वो बिल्कुल अलग है इस बार। जनता का मूड भांपने की ताकत पार्टियों को होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस तो वन मैन शो है, एक तरह से पूरी हिटलरशाही है। वहाँ तो कुछ तय ही नहीं करना है। वहाँ तो कुछ सेकंड के टिकट मांगने वाले को टिकट की बात ही नहीं करी जाती है। कांग्रेस में तो यही नहीं पूछा जाता है कि भाई कोई और भी है टिकट मांगने वाला, वहाँ तो तय है, कोई मतलब नहीं है, आपसे सेकंड फॉर्म ही नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ स्थिति और भी खराब हो रही है। इसलिए क्या होगा आप ही सोचो। आप चिंता व्यक्त कर रहे हो, नसीहत दे रहे हो पार्टी को कि ये बहुत बड़ी चिंता बाड़मेर के लिए, बाड़मेर भाजपा की, बाड़मेर के जनता के लिए। बाड़मेर खाली भाजपा के लिए नहीं, मैं तो बाड़मेर की जनता की चिंता कर रही हूँ, एक नागरिक की तरह से। अगर पार्टी आपको वापस अपने साथ ले लेती है तो काफ़ी स्थितियाँ सुधर सकती है, ऐसा आपको लगता है? कोशिश कर सकती हूँ मैं, कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ, हाँ, लेकिन इन और अच्छी स्थिति में ला सकती हूँ, इतना प्रयास मैं कर लूँगी। ये मृदुरेखा चौधरी हैं, और बीते दिनों जब से हनुमान बेनीवाल के साथ इनकी मुलाकात का चित्र आया, तब से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी कि कहीं वो आरएलपी ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं। आज उनसे बेबाक सवाल किए और उन्होंने बेबाक तरीके से उसके जवाब भी दिए। उनका स्पष्ट कहना है कि पार्टी को सोचना है कि पार्टी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या वो जीतने की संभावना तलाश कर पा रही है या नहीं। और उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग हैं
जो बीते दिनों भाजपा में उनकी एंट्री को लेकर अंदर से ही कुछ ताकतें उनके खिलाफ माहौल बना रही थी। लेकिन अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नसीहतें यहाँ से मिली है उस पर कितना अमल पार्टी कर पाती है। सहयोगी जसराज जांगिड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।